वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जैव विविधता एवं संरक्षण से। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी स्टूडेंट इसको एंड तक वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये टिप्पणी में और ऑप्शन क्वेश्चन में और कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी स्टूडेंट इसको फुल वॉच करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए एक एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है। इसी वीडियो हम पूरे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल इजी हो सके, अच्छे से आप लिख सके। ठीक है, चलिए एक एक देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारी होने वाली है विलुप्त प्रजातियां। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, विलुप्त प्रजाति जिसको खत्म हो चुके हैं इस पृथ्वी से। ठीक है, समाप्त हो चुके हैं। देख लीजिए डिफिनेशन किस प्रकार से है। वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान पृथ्वी पर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है उसे हम क्या बोलेंगे, विलुप्त प्रजातियां। एग्जाम्पल में डायनासोर। ठीक है, आप जानते हैं कि एक प्रकार का जो विलुप्त प्रजातियां होती है जो हमारे पृथ्वी से उसका अस्तित्व बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है उसे हम क्या कहेंगे, विलुप्त प्रजातियां। आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप देख लेते हैं हमारी दूसरी टॉपिक होने वाली है भारत में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी सेकेंड टॉपिक होने वाली है भारत में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे पहला देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रेजेंट है, उपस्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में कौन कौन से उद्यान है स्थित है, उसमें कहाँ कहाँ है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको हम पहले दिखा दे रहे हैं कि अक्सर ये पूछा जाएगा, चाहे ऑप्शन में पूछे चाहे आपको डिटेल में पूछे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप चलिए देख लेते हैं बाघ परियोजना क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे हमारी थर्ड टॉपिक होने वाली है बाघ परियोजना। ठीक है, नाम से क्लियर है, बाघों को सुरक्षित करना। देख लेते डिप्रेशन किस प्रकार से है। इस परियोजना का आरंभ सन 1973 में किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को संरक्षित करना। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था कि बाघों को सुरक्षित करना। एक समय ऐसी आई है कि आज सब लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं ताकि इन सभी जानवरों को रखने के लिए, नहीं रहने के लिए असुरक्षित हो गए हैं। ठीक है, तो उनको देखा गया कि एक ऐसी समय है कि इन सब की संख्या में गिरावट आ गई, तो क्या किया गया कि बाघ परियोजना लगाई गई जिससे क्या किया गया कि बाघ को सुरक्षित किया गया। ठीक है, और इसके कुछ नेशनल पार्क है जैसे कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है जहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदर चीता अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इनका नाम से क्लियर है, बाघ परियोजना मतलब बाघों को क्या करना, सुरक्षित करना। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, अक्सर ये पूछते जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी चौथी टॉपिक हो जाती है घड़ियाल परियोजना। ठीक है, अक्सर इसमें से दो में से एक पक्का आएगा। देख लेते हैं क्या होता है। घड़ियालों की संख्या में होने वाली भारी गिरावट को देखते हुए सन 1975 में घड़ियाल परियोजना का आरंभ किया गया। ठीक है, देखिए मैंने बताया ना, इन जितनी भी परियोजनाएं लगाई गई ये कहीं ना कहीं सभी जीवों को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ डिफिनेशन लिखा ही है इस प्रकार से, घड़ियालों की संख्या में होने वाली भारी गिरावट को देखते हुए सन 1975 में क्या किया गया कि इन परियोजना के माध्यम से पता किया गया। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब हमारी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हो जाती है अभ्यारण्य। ठीक है, क्या होते हैं देख लेते हैं। अभ्यारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है। ठीक है, क्या होता है कि इनका वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है, अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि में अनुमति प्रतिबंध के साथ दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इनका मेन उद्देश्य होता है जितने भी वन्य जीवन का जीव होते हैं उसमें रहने वाले वन में सबको क्या करना, एक तरह से संरक्षण करना, फिर सुरक्षित रखना, उन्हें देखभाल करना। ठीक है, अभ्यारण्य का काम होता है। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टॉपिक हो जाती है संकटग्रस्त प्रजातियां। नाम से ही क्लियर है कि जिनका जो जीवन है वो खतरे में है। ठीक है, देख लेते हैं किस प्रकार से है। हमारे देश में इस समय वन्य स्तनियों की लगभग 81, वन्य पक्षियों की लगभग 30, सरीसृपों और उभयचरों की लगभग 15 तथा कशेरुकियों की बहुत सी जातियां संकटग्रस्त हैं, अर्थात विलुप्त होने की कगार पे। ठीक है, हालांकि इनका ये संख्या दिया गया है। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन लोग संकट में, इन लोगों का जीवन खतरे में। उभयचर क्या होते हैं कि ऐसे जीव जो जल व स्थल दोनों पर निवास करते हैं उन्हें उभयचर जीव कहते हैं, जैसे मेढक। ठीक है, सरीसृप ऐसे जीव
जो रेंगने व सरकने वाले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सरीसृप। जैसे सर्फ वगैरह देखते हैं, छिपकली देखते हैं, ठीक है। और कशेरुकी की बात कर लेते हैं, तो ऐसे जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे कशेरुकी, और ऐसे जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसे क्या बोलते हैं, अकशेरुकी, ठीक है। तो ये होते हैं, आपको रेशियो पता है कितने किसका कितनी मात्रा में पाए जा रहे हैं, बाकी सब वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टॉपिक हो जाती है रेड डाटा बुक। एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देख लेते हैं क्या किस प्रकार से है। जैव विविधता को विश्व में सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है, यानी जैव विविधता को विश्व में सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ा है। यानी जो जैव विविधता यानी जीवों का जो अलग अलग भाग होता है, अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, उसमें क्या हो गया है कि सभी जीवों को जीवन जीने के लिए बहुत कठिनता से वह जीवन जी रहे हैं, ठीक है, जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो इस संबंध में WCU यानी वर्ल्ड कन्वर्जन यूनियन ने अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची बनाई, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, ठीक है। यानी जितने भी जीव संकट में गुजार रहे अपना जीवन, उन सभी को WCU के अनुसार क्या हुआ कि इनका एक सूची तैयार की गई, जिसे हम उस सूची को ही क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं, कि जितने संकटग्रस्त जातियां हैं जिनका कठिनता से जीवन व्यापन हो रहा है, कि वो कौन कौन सी जातियां हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। आशा करते हैं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं रेड डाटा के उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। रेड डाटा बुक के उपयोग क्या होते हैं देख लेते हैं। रेड डाटा की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जाती है। मैंने पहले बताया कि जितने भी जीव संकटग्रस्त से अपना जीवन संकट में व्यापन कर रहे हैं, उनकी सूची तैयार की जाती है, किसके अनुसार, रेड डाटा बुक के अनुसार। तो ये क्या करता है कि सभी की सूची बनाने में हमें आसानी प्राप्त होती है, या फिर उनको सुरक्षित करने के लिए हमें आसानी से उसको इस विधि द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें कुछ जातियां, स्तनीय जातियां, यहाँ पे 4 जातियां लिया गया, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पहली है काला हिरण, दूसरा चीतल, ठीक है, और तीसरा है चिंकारा, और चौथा है तेंदुआ, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी स्टूडेंट्स को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा ऑल टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।